तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और इस एक्सप्लेनेर की शुरुआत करते हैं। जरा एक ऐसे समय के बारे में सोचिए जब पूरी दुनिया भयंकर गर्मी और अकाल से जूझ रही थी। मैं बात कर रहा हूं साल 1877 की। वो गर्मियां इतनी खौफनाक थीं कि इतिहास के पन्नों पर आज भी मौत का वो गहरा निशान दर्ज है। और पता है आज हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत मुमकिन है कि 2026 में इतिहास खुद को दोहरा सकता है। 1877 के वो आंकड़े ना सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। जरा सोचिए, ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी में लगभग 2 करोड़ लोगों ने जान गंवाई। 2 करोड़। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। ठीक उसी साल चीन में 2 से 3 करोड़ लोग, ब्राजील में करीब 20 लाख लोग मारे गए और अमेरिका के मिनेसोटा में तो सर्दियां ही पूरी तरह गायब हो गई, जिसे उस वक्त द ईयर विदाउट अ विंटर कहा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई भयंकर युद्ध हुआ होगा या कोई भूकंप आया होगा। बिल्कुल नहीं। इन सब मौतों का असली कारण था प्रशांत महासागर से उठा एक अजीब सा मौसमी बदलाव। तो आखिर ये एल नीनो नाम की बला है क्या? देखिए, 17वीं सदी में पेरू के मछुआरों ने इसे स्पेनिश में एक नाम दिया था, एक छोटा बच्चा, यानी लिटिल बॉय। असल में ये एक प्राकृतिक चक्र है जहां प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से का पानी कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाता है। 1877 में ये चक्र इतना ज्यादा उग्र था कि इसे सुपर एल नीनो का नाम दिया गया। और आज के विशेषज्ञों का क्या मानना है? उनका मानना है कि 2026 में एक ऐसा ही बिल्कुल अभूतपूर्व सुपर एल नीनो वापस आ रहा है। चलिए जरा इसके पीछे के विज्ञान को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। नॉर्मल दिनों में क्या होता है कि प्रशांत महासागर में कुछ बहुत ही शक्तिशाली हवाएं चलती हैं जिन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। ये हवाएं गर्म पानी को धकेलकर ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ ले जाती हैं, जिससे हमारे यहाँ बढ़िया बारिश होती है। लेकिन एल नीनो के टाइम पर ये हवाएं एकदम कमजोर पड़ जाती हैं। अब वो गर्म पानी वापस दक्षिण अमेरिका की तरफ बहने लगता है। नतीजा, जो बारिश हमारे यहाँ होनी थी वो बीच समंदर में ही शिफ्ट हो जाती है और भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के हिस्से में आता है भयंकर सूखा और एक्सट्रीम ड्राई हीट। अब हालात कितने गंभीर हैं जरा इस आंकड़े से समझिए। 61%। अमेरिका की एक प्रमुख मौसम एजेंसी के मुताबिक मई से जुलाई 2026 के बीच इस एल नीनो के बनने के 61% चांसेस हैं। और इसमें सबसे खतरनाक बात क्या पता है? ये वो समय है जब हमारे भारत का बेहद ही जरूरी मानसून सीजन अपने पीक पर होता है। अगर इन दोनों का टकराव हुआ ना तो सच में परिणाम विनाशकारी साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं तापमान की। 2.9 डिग्री सेल्सियस, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए, मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं जिसका तापमान पहले से ही 40 डिग्री है और कोई अचानक से उसमें फुल स्पीड पर हीटर चालू कर दे, कैसा लगेगा? क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी धरती का बेसलाइन तापमान पहले ही 1.4 डिग्री बढ़ चुका है। उस पर यह 2026 का सुपर एल नीनो 1.5 डिग्री और जोड़ देगा, मतलब सीधा 2.9 डिग्री का एक भयानक स्पाइक। तो अब आते हैं इसके असर पर। द 4 लेयर्स ऑफ इम्पैक्ट: मॉनसून, एग्रीकल्चर, हीट वेव्स और इन्फ्लेशन। चलिए आगे देखते हैं कि ये चेन रिएक्शन कैसे काम करता है। देखिए, अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो हमारी कृषि व्यवस्था का पूरे 51% हिस्सा आज भी पूरी तरह से मानसून की बारिश पर टिका हुआ है। 51%। अब आप खुद सोचिए, अगर इस सुपर एल नीनो की वजह से हमारा मानसून कमजोर पड़ता है तो इसका सीधा खतरा किस पर होगा? हमारी आधी से ज्यादा खेती और फसल उत्पादन पर। और ये सब ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है, एकदम डोमिनोज इफेक्ट। सबसे पहले भयंकर हीट वेव्स आएंगी जिसकी वजह से खेतों में फसलें बर्बाद होंगी और उत्पादन गिरेगा। अब जब मार्केट में अनाज और खाने पीने की चीजों की कमी होगी तो जाहिर सी बात है कीमतें तो आसमान छुएंगी ही। डेटा बताता है कि एक सुपर एल नीनो वाले साल में दुनिया भर में खाद्य महंगाई दर 9% तक उछल सकती है। अब मैं आपको एक ऐसा आंकड़ा बताता हूं जो शायद सबसे ज्यादा डराने वाला है। बात सिर्फ दिन की चिलचिलाती धूप की नहीं है। 2024 में दिल्ली के आंकड़े देखिए। दिन का तापमान करीब 1.8 डिग्री बढ़ा, लेकिन रात का तापमान 4.4 डिग्री बढ़ गया। और ये बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जब रातें ठंडी नहीं होती तो हमारे शरीर को गर्मी से रिकवर होने का, आराम पाने का वक्त ही नहीं मिलता, और इसी वजह से हीट स्ट्रोक जैसी चीजों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और पता है रातों के इतने गर्म होने के पीछे असली वजह क्या है? इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। होता क्या है कि हमारे शहरों के जो कंक्रीट के जंगल हैं, ये सड़कें, ये बिल्डिंग्स, ये दिन भर सूरज की गर्मी को सोखते रहते हैं और फिर रात को धीरे धीरे उस गर्मी को बाहर छोड़ते हैं।
ऊपर से हर जगह चलने वाले एसी से जो गर्म हवा बाहर निकलती है ना, वो आसपास के माहौल को भट्टी बना देती है। और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा वो लोग भुगतते हैं जिनके पास एसी नहीं है। 38 करोड़, ये नंबर सुन रहे आप? ये उन अनौपचारिक श्रमिकों यानी इनफॉर्मल वर्कर्स की संख्या है जो रोज सीधी धूप में बाहर काम करते हैं। इसमें हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, डिलीवरी वाले लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं। इनके पास ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, ना ही कोई पेड लीव। जब भयंकर हीटवेव आती है ना, तो थकान और तबीयत खराब होने के कारण इनकी कमाई 40% तक गिर जाती है। सोचिए, कमाई गिरना और ऊपर से मेडिकल का खर्च, ये बहुत बड़ा आर्थिक झटका है। अब यहां एक बड़ी अजीब सी बात सामने आती है, आंकड़ों में भारी विसंगति। सरकारी एजेंसियों और इंडिपेंडेंट स्टडीज के बीच हीट वेव से होने वाली मौतों के डेटा में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 20,000 से ज्यादा मौतें हुईं, वहीं आईएमडी का आंकड़ा 10,000 के आसपास है। लेकिन जो स्वतंत्र विश्लेषण है वो कहते हैं कि हर साल करीब 1.5 लाख लोग गर्मी से मरते हैं। इतना बड़ा फर्क क्यों? इसका एक बड़ा कारण यह बताया जाता है कि डेथ सर्टिफिकेट पर अक्सर मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट या ऑर्गन फेलियर लिख दी जाती है। गर्मी को मुख्य कारण दर्ज ही नहीं किया जाता। स्रोत सामग्री एक और बड़ा फैक्ट सामने लाती है। भारत में फिलहाल हीट वेव को आधिकारिक तौर पर नोटिफाइड डिजास्टर यानी अधिसूचित आपदा का दर्जा नहीं मिला है। इसके पीछे का सीधा सा नियम यह है कि अगर इसे यह दर्जा मिल गया तो सरकार को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत हर पुष्ट मौत के लिए 4 लाख रुपए का मुआवजा देना अनिवार्य हो जाएगा। खैर, सर्वाइवल एंड सॉल्यूशंस, एक्शनेबल स्टेप्स फॉर द फ्यूचर। चलिए देखते हैं कि हम इन गंभीर प्रभावों को कम करने के लिए क्या व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं। -12 डिग्री, ये आंकड़ा सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, पर यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। कई स्टडीज दिखाती हैं कि अगर हम सिर्फ अपने आसपास के पुराने और मैच्योर पेड़ों को बचा लें तो पैदल चलने वालों के लेवल पर हम स्थानीय तापमान को पूरे 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकते हैं। एक पेड़ कितनी ठंडक दे सकता है, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन जो स्रोत सामग्री है वो कई ऐसी परियोजनाओं का उल्लेख करती है जहां बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हुई है। चाहे वो 2024 में 18,200 हेक्टेयर प्राइमरी जंगल का कटना हो, मुंबई में मैंग्रोव साफ करना हो, दिल्ली का रिज फॉरेस्ट हो, या फिर गढ़चिरौली में खनन के लिए 1.23 लाख पेड़ों की कटाई का मामला हो। कुंभ मेले के लिए नासिक में और हसदेव में भी कटाई की रिपोर्ट्स हैं। एक चौंकाने वाला डेटा ये सामने आता है कि हर 1 वर्ग किलोमीटर नए पौधे लगाने के बदले में 18 वर्ग किलोमीटर पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं। और वो नए पौधे भी अक्सर ऐसी अलग थलग जगहों पर लगाए जाते हैं जिनका पूरा पारिस्थितिक लाभ नहीं मिल पाता। तो हम व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं? कुछ बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल कदम हैं। सबसे पहले अपने मोहल्ले के पुराने पेड़ों को बचाइए। दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें। सिर्फ 10-12 रुपए का ORS का पैकेट आता है, उसे हमेशा साथ रखें ताकि तुरंत हाइड्रेशन मिल सके। जो लोग बाहर धूप में काम कर रहे हैं उन्हें पानी और छांव ऑफर करें। और हाँ, अगर संभव हो तो सस्ते हो चुके सोलर पैनल्स की तरफ रुख करें ताकि सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा मिले। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, 2026 या उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे, क्या वो कभी जान पाएंगे कि एक नॉर्मल सामान्य गर्मी क्या होती है? क्या वो कभी समझ पाएंगे कि 35 डिग्री का मौसम कैसा होता था? या फिर उनके लिए 45 डिग्री की चिलचिलाती गर्मी ही एक नया और खौफनाक नॉर्मल बन जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज उठाए गए हमारे कदमों पर निर्भर करता है। इस जानकारी पर